हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच में। देखो, जो गवर्नमेंट रिसीट है ना, वो दो ग्रुप से डिवाइड करी जाती है। सरकार के पास मतलब जो पैसा आता है वो दो ग्रुप में डिवाइड करा जाता है। एक रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का अगर हम नेचर देखें, अभी देखते हैं इसको हम। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर डिटेल में बात है वही वाली बात कि इट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉट रिड्यूस एसेट्स, यही सब बातें। और कैपिटल रिसीट दूसरा दूसरा जो गवर्नमेंट रिसीट का कैटेगरी है वो है कैपिटल रिसीट। सारे के सारे जो गवर्नमेंट रिसीट हैं जो कि सरकार पर या तो लायबिलिटी क्रिएट करें, बर्डन क्रिएट करें, या उसके एसेट्स को रिड्यूस कर दें, तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिसीट। वेयर एज दोज रिसीट्स जो ना ही लायबिलिटी क्रिएट करते हैं ना ही सरकार के एसेट्स में कोई रिडक्शन करते हैं, उनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट जो है क्या होता है, सरकार के पास अगर कोई भी सोर्स है, स्रोत है पैसे का, और वो पैसे सरकार की जेब तक आ भी गए हैं, जेब में आने वाला पैसा हर पैसा मेहनत की कमाई का हो, खुशी लाए आपके चेहरे पर, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों शाइनी, गलत बोल रहा हूं? है ना? रेवेन्यू रिसीट जो है, दीज आर दोज गवर्नमेंट मनी, ये ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं आपके ऊपर, ना ही आपके एसेट्स की रिडक्शन होती है। कोई अगर इसको पहली बार पढ़े तो उसको दिमाग में यही आएगा, सर जब है ही रिसीट ये, तो फिर कैसे लायबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट्स को रिड्यूस होंगे? पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन यही वाली बात अभी हम कैपिटल रिसीट में देखेंगे, और जो कि हम देख भी चुके हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। एक ऐसे गवर्नमेंट ऐसा पैसा सरकार के हाथ में जो आया है जिसके आने से सरकार के ऊपर ना ही किसी प्रकार का कोई बर्डन क्रिएट हुआ, ना ही उसके एसेट्स में कोई रिडक्शन हुई, कोई प्रॉपर्टी हाथ से नहीं गई, प्रॉपर्टी कम भी नहीं हुई, ना ही सर पे कोई तलवार मंडरा रही है किसी भी चीज़ की, लोन वोन की। मतलब सरकार बिल्कुल एक मजामा स्थिति की मोड में है। सरकार बहुत मजे कर रही है, ठीक है। दी ये आते कहाँ से हैं? ऐसा पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? टैक्सेस से, इंटरेस्ट से, और डिविडेंड से। डिविडेंड वो जो कि सरकार ने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, ठीक है। सेस या सरचार्ज से जो पैसा आता है, एंड अदर रिसीट्स फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि देती है सरकार, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इस लेक्चर के बाद मुझे ये बताना, फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। प्लीज़ मुझे याद दिला देना कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक बारी अपना भी पर्सपेक्टिव दे दूंगा इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक आसान भाषा में 150 वर्ड्स में इनके बीच में डिफरेंस बताओगे इस लेक्चर के बाद। सेस के अंदर और सरचार्ज के अंदर क्या डिफरेंस होता है? वॉट डू यू मीन बाय द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज? कैसे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? जो बिल आता है रेस्टोरेंट वगैरह में, क्या उस पर सेस एंड सरचार्ज होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? ये सारी बातें आप मुझे बताओगे, ठीक है। जो ये रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं दोस्तों, ये करंट इनकम रिसीट्स होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सारे के सारे सोर्सेज से। करंट इनकम रिसीट्स मतलब क्या? जो सरकार के पास शॉर्ट टर्म में है, करंट ईयर में आए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, और जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। हम टैक्स रेवेन्यू की भी दो कैटेगरी देख चुके हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा रेवेन्यू रिसीट नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको भी देख चुके हैं। कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन की बात करते हैं। ये सरकार के पास आया हुआ एक ऐसा रिसीट, ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर एक टेंशन की तलवार मंडरा रही होती है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, इट क्रिएट्स अ बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। क्यों? बोरो करके अगर सरकार के पास पैसा आ गया, सरकार छोड़ो, आपने किसी से कोई भी चीज बोरो करी, बोरो करके आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन दिन रात आपके सर पर एक टेंशन की दीवार, जो तलवार है, वो इस बात के ऊपर मंडराएगी, यार मुझे पैसा वापस करना है, मुझे पैसा वापस करना है, मुझे पैसा वापस करना है। और वो तलवार और ज़्यादा शार्प कैसे हो जाती है टेंशन वाली? यार ये पैसा वापस करना है लेकिन जितना लिया था उससे ज़्यादा करना है, पैसा वापस करना है लेकिन जितना लिया था उससे ज़्यादा करना है, बिकॉज लोन है ये। और लोन के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है, जितना लिया था उतना तो देना ही पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा देना पड़ता है, सम अमाउंट ऑफ, सम फॉर्म ऑफ ब्याज ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑल्सो। और इससे या तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है,
या एसेट जो है वो रिड्यूस होते हैं। सरकार कंगाल हो गई, सरकार के पास पैसे की कमी है, तो सरकार क्या करती है, बड़ी सारी पीएसयूज के शेयर्स बेच देती है, सरकार अपनी हिस्सेदारी को उसके अंदर कम कर देती है, या फिर पूरी तरीके से बिल्डिंग कोई उड़ा देती है। उड़ाना इन द सेंस कोई बम लगा कर नहीं, जो सरकारी मालिकाने हक के अंदर जो कोई भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलो अगर वो अभी तक आती है जिसमें सरकार का मालिकाना हक है, अब वो सरकार किसी एक प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच देती है, उससे पैसे सरकार को बल्क में मिल जाते हैं, लेकिन अब वो सरकारी कंपनी नहीं रहती है। ठीक है, ऐसे किसी भी आने वाले पैसों को जिसकी वजह से सरकार की प्रॉपर्टी में एक गिरावट आ जाए या फिर सरकार के ऊपर एक टेंशन की तलवार मंडराए, इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट। पैसा आ तो गया है लेकिन ये पैसा खुशी नहीं दे रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द गवर्नमेंट रेजेस फंड्स ईदर बाय इनकरिंग अ लायबिलिटी, सरकार ने पैसा बढ़ाया, सरकार छोड़ो, आप अपने आप को इमेजिन करो, आपने पैसा बढ़ाया, आपके पास पड़े हुए थे 5,000 रुपए, आपके बैंक में दिख रहे हैं 20 लाख रुपए। मैंने पूछा भाई ये कहां से लाए हो? आपने कहा यार जितने सारे दोस्त थे ना सबको बहुत ट्रस्ट था मेरे ऊपर, मैंने सबसे बोरो कर लिया 1.5-2 लाख रुपए। आपने अगर एक टेंशन उठाकर अगर फंड्स रेस करे हैं, या फिर हेरा फेरी देखी है, जब वो उसको लक्ष्मी चीट फंड वाले को, बिपाशा वासु को 1 करोड़ देने होते हैं, 50 लाख का इंतजाम तो वो कर लेता है, राजपाल यादव को बेवकूफ बनाता है, बाबूराव दे देता है और श्याम साइन कर देता है फॉर्म पे, बाकी 50 लाख का क्या करता है, बंगला गिरवी रख देता है ना। अगर आप अपने एसेट्स को बेचकर, अब वो 50 लाख आ तो गए थे, उसको खुशी इस वजह से दे रहे थे कि डबल हो जाएंगे 21 दिन के अंदर। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं फिर हेरा फेरी का जो एग्जांपल ले रहा हूँ ना, हम लोग चिट फंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक जो ऐसी स्कीम्स होती हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉन्जी स्कीम्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस का पार्ट है चिट फंड्स एंड पॉन्जी स्कीम्स। और यही वाली एक्टिविटी, यही वाला ऐसा पैसा उठाना फुकरे 2 मूवी में दिखाया गया है कि पूरी दिल्ली जब उनके पीछे भागती है, चूचे के पीछे और इन सब के पीछे, तो वो ये कैसे होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट। ये पैसा आता तो है लेकिन ये पैसा एक अच्छी चीज नहीं है। और कैपिटल क्यों, अभी लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि इसने जो आपको परेशानी में डाल दिया है ना, अब वो लंबे समय के लिए डालती है। क्योंकि यहां पर अगर हम अपने फॉर्मेट पे वापस आए, यहां पर हम बात कर रहे हैं सरकार की, सरकार ने अगर पैसा लिया होगा तो इतने बल्क में लिया होगा, समथिंग लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज या थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज, ठीक है, हजारों करोड़ या लाखों करोड़। अब वो सरकार को, अब सरकार एक दिन में तो वापस करेगी नहीं, वो सरकार की कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि वो वापस कर दे। और लोन की एक बात भी होती है, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोन जल्दी वापस करने को मान जाते हो ना, आपका काम हो गया, और आप, मैंने बताया भी था आपको इस लेक्चर के अंदर, अगर आपका जल्दी काम हो गया, आप सोच रहे हो मैं कल ही वापस कर दूं, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है बल्कि उल्टा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो ब्याज मिलना था वो आपने काट दिया, अब वो पेनल्टी भी लगती है। तो कुल मिलाकर पर्सन जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, विन विन सिचुएशन में नहीं होता पर्सन। ठीक है, विन विन सिचुएशन के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि जिस पर्पज से लोन लिया हो वो काम बन ही जाए। अब सरकार ने तो हजारों लाखों करोड़ का लोन उठाया होता है, अब ये लॉन्ग टर्म के अंदर जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म तक सरकार जो तलवार है वो लटकती रहेगी। और अगर एसेट की रिडक्शन अगर हो गई थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट जैसी एक्टिविटीज की वजह से, तो आप देश में पब्लिक सेक्टर की यूटिलिटी को, इसका मतलब कम करते चले जा रहे हो, जिसका खामियाजा आने वाली सरकारें भी भुगतेंगी। कर्मकांड आपके, भुगतेगा कोई और। तो अगर आपको कभी सॉल्यूशंस देने हो ना अपने पॉलिटी के आंसर्स वगैरह में, तो आप ये भी कह सकते हो कि देखो इस चीज के ऊपर ना, भले ही सरकार के आंकड़े कितने भी हो, लोकसभा के अंदर उसकी सीटें वगैरह कितनी भी हो, लेकिन ये इस के सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इससे ना बहुत ज्यादा लोगों की मंजूरी सरकार को लेनी चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी, जनता और बहुत कुछ। क्योंकि एक चीज समझो शाइनी, से करंट सरकार तो करके निकल जाएगी, उनका क्या लेना देना कि भाई छोड़ो ना, हम सरकार में थे, हमें जैसा समझ में आया हमने वो ऐसा कर दिया। अब ऐसे करके मान लो कि मयूर सब कुछ ही बेच डाला करंट सरकार के, अब फ्यूचर सरकार वापस तो नहीं ले सकती ना जिस जिसको बेचा गया है वो सब चीजें, है ना। लेकिन जो सरकार लंका लगा के चली गई देश के पब्लिक सेक्टर की, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आने वाली जनरेशन और आने वाली सरकारें। तो आप ये पीएसआईआर और जीएस पेपर 2 में आप ये कह सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ कैपिटल रिसीट होते हैं तो सरकार को ऐसा नहीं है कि जो 5 साल के लिए सरकार आ गई है वो अपनी मनमर्जी चलाए, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली, और ये जो सारी की सारी जो चीजें इंपैक्ट करती हैं वो जनता को करती हैं।
और करंट सरकार तो निकल जाएगी आराम से कि छोड़ना, हम इलेक्शंस में ही तो नहीं जीतेंगे, जितना हमें करना था वो तो हमने कर ही लिया, हमने जितना पैसा जो देश को बर्बाद करना था वो करना था कर ही लिया, हमारा कोई कर ही क्या सकता है, यही चीज़ तो गलत है। ये वही वाली बात है ना कि जैसे कोई पर्सन ये बोले कि अरे यार क्या करना पानी को बचाकर, तब तक तो हम मर ही जाएंगे, फ्रेश वाटर को फ्यूचर जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्यों मानना, हमारा क्या लेना देना उससे। इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा इंसान का मीन नेचर है, वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जब सरकार ये कर रही है ना, ये हरकत अगर ऐसी, तो सरकार यहाँ पर सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही है, अपने नंबर्स बचाने के बारे में सोच रही है कि अगर कंगाल हो गए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी तो वैसे ही सफाया हो जाएगा चुनाव के अंदर, तो कैसे ना कैसे करके चीज़ों को बेच बाच के जहां से भी पैसा आ सकता है वो उठा लो, और ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स जिसकी वजह से सरकार की किसी न किसी प्रकार की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर उसका एसेट की रिडक्शन हो जाती है, वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट होती है। नंबर 1 बोरोइंग, दूसरा रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स। कैसे बोरोइंग को कैपिटल रिसीट इसलिए ट्रीट करा जाता है बिकॉज ये एक प्रकार का बर्डन क्रिएट करते हैं सरकार के ऊपर कि उनको लोन अमाउंट वापस करना है। सिमिलरली जो फंड्स रेज करे गए हैं फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस बैंक्स, इसको कैपिटल रिसीट इसलिए ट्रीट करा जाता है बिकॉज यहां पर भी सरकार की लाइबिलिटी होती है कि भैया यहां से अगर बोरिंग करी है तो इन अमाउंट को रीपे तो करना ही पड़ेगा ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पास। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होल्डर्स को देना पड़ेगा, स्मॉल सेविंग डिपॉजिटर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यूपीएससी का एक एग्जाम भी सुना होगा इससे रिलेटेड, ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये इसी मुद्दों से रिलेटेड होती है ये पोस्टें। ठीक है, 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट जिसकी वजह से एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं सरकार के, वो होता है एक डिस इन्वेस्टमेंट और दूसरा लोन्स की रिकवरी। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आज यहां पर जानो। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है सरकार एक ऐसा जब तरीका अपनाए जिससे वो अपने कंपनी, अब सरकारी कंपनी को क्या कहते हैं, पीएसयू कह लो पब्लिक सेक्टर यूनिट कह लो या पीएसई कह लो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कह लो। ठीक है, उसका कोई एक पार्ट अगर बेच दे, पार्ट मतलब क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स बेच दे, जैसे मतलब मान लो सरकार अगर 51% की शेयर होल्डर है तो सरकार ने इसके और बेच दिए 10 शेयर्स और सरकार अब 41% शेयर होल्डर हो गई है, वो 10% शेयर होल्डर, वो 10% शेयर जो शेयर अमाउंट है उसको लूज करने से सरकार को मिला क्या, सरकार को मिलता है पैसा, क्योंकि उसको किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी ने खरीदा होगा, या फिर सरकार पूरे के पूरा ही मालिकाना हक जो है 100% हिस्सेदारी उससे अपनी निकाल दे, इस चीज को कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये सरकार बेचती किसको है, टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। डिस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल रिसीट की तरह इसलिए ट्रीट करा जाता है, और ये अच्छा ये चीज सरकार ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कर सकती है, ऐसा यहाँ पर नाम लिख रखे सरकारी कंपनियों के, LIC, कोल इंडिया, BHEL, GIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSNL, MTNL, ये सब। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल रिसीट इसलिए ट्रीट करा जाता है बिकॉज इसकी वजह से सरकार के एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कमी आ जाएगी सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, इसको भी कैपिटल रिसीट माना जाता है क्योंकि इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट एसेट्स। फॉर इंस्टेंस यहां पर एग्जांपल देखना, यूपी की सरकार ने मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 करोड़ का लोन लिया है, 20 करोड़ उसने रीपे कर दिए। ठीक है, अब क्या है, 80 करोड़ जो है वो अभी भी देना बाकी है, तो ये जो टेंशन की तलवार है जो कि मैंने आपको बताया वो तो लटकी रहेगी ना। और यहां पर क्या है कि जहां पर वर्ड लोन आ गया तो फिर से काफी बार रिपीट कर चुका हूं उसको मैं, प्रिंसिपल अमाउंट ठाकुराइन क्या मुझे बता सकते हो क्या होता है, मैं बार बार जो बोल रहा हूं प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ठाकुराइन, जितना लिया है, यस जितना अमाउंट लिया था। मान लो अगर यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, कितना देना पड़ेगा, यूपी गवर्नमेंट ने कितना का लोन लिया, 100 करोड़ का, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया
100 करोड़, लेकिन क्या क्या ये शाइनी सिर्फ 100 करोड़ ही वापस करने पड़ेंगे क्या व्हेन इट कम्स टू लोन? और क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? दोनों की आपसी सहमति से, या जो भी चीजें चल रही होंगी, है ना, उससे। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, मेन डिफरेंस यही निकल कर आता है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच में, वो ये है दैट इन केस, अच्छा इससे ना, इस अंडरस्टैंडिंग से जो यहाँ पर मिलेगी, वैसे तो आप ऊपर ले चुके हो, लेकिन आपको पता है ना सीवी सचदेवा की एक आदत है मयूर, जब तक याद ना कर पाते 1000 बार चीज़ों को रिपीट करता रहता है ना। प्रिलिम्स के अंदर यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, यहाँ से आपको प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक एनालिसिस अच्छी जानने को मिल सकती है शॉर्ट में, जिससे आप मतलब आंसर को जल्दी टाइम बचाकर सॉल्व कर सको, राइट ऑप्शन को मार्क कर सको। मेन डिफरेंस जो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच में होता है वो ये होता है दैट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट इज अंडर नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। दैट इज, यहां पर किसी प्रकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। बताओ जिन जिन सोर्सेज से रेवेन्यू रिसीट जो आ रहा था सर, अच्छा एक मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपको ये लगा होगा नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब कैसे? देखो सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट को लेकर, हम ऊपर डायग्राम पे देख ही लेते हैं एक बारी जरा चल के। यहां पर आया सरकार के पास टैक्स या फिर फीस या फिर फाइन्स। मुझे वो बताओ, ये सारे की सारी चीजों को क्या मैं एक सांस के अंदर, एक शब्द के अंदर ये बोल सकता हूं कि सरकार के पास किसी ना किसी प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, और डेमोक्रेटिक देशों के अंदर सरकार इस रेवेन्यू को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्च करती है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? है ना, मतलब सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आएगा शाइनी, वो उसे जनता की भलाई के लिए खर्च करा जाएगा। 100 बातों की एक बात, सही है स्टेटमेंट? लेकिन सरकार के ऊपर क्या कोई लाइबिलिटी है क्या ठकुराइन? क्या कोई ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि इतने इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इस महीने के अंदर, इस तारीख तक ये खंबा लग जाना चाहिए, बेंचें बन जानी चाहिए, पार्क बन जाना चाहिए, ओपन जिम बन जाने चाहिए पार्क के अंदर? ऐसी कोई लाइबिलिटी है क्या सरकार के ऊपर? बताओ, एनी लाइबिलिटी? नहीं ना। बट इन केस ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से अगर सरकार के पास अगर पैसा आया है इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, तो गवर्नमेंट क्या ऑब्लिगेशन के अंदर है तो इस लोन अमाउंट को रिटर्न करने के लिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट? है? यस, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। क्योंकि आप बोरोइंग में कभी भी ये नहीं बोल सकते, जैसे मतलब मान लो आपकी ईएमआई बंधी हुई है आईफोन को लेकर, आईफोन तो भाई आप बहुत मजे से चला रहे हो, सिंपली अगर सरकार ने बोरिंग कर ली तो मयूर पैसा तो बहुत मजे से उठा लिया सरकार ने। अब जब फोन आ रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, या फिर आपने आईफोन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर जी आपने इस महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, वो नहीं भरी, तो आप शायद ये कहोगे क्या बाद में फ़ोन करना, भी मेरे पास टाइम नहीं है ना, भी मेरे पास पैसा है? बताओ, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, उसके बाद डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट जो होते हैं वो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का जो है वो डेट क्रिएट करें, या हो सकता है डेट क्रिएट ना भी करें। इसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जो एग्जांपल है डेट क्रिएटिंग रिसीट्स के वो हैं नेट बोरिंग बाय द गवर्नमेंट एट होम। एट होम का मतलब क्या है? देश के अंदर ही जब सरकार ने बोरिंग कर रखी है, ठीक है। अब बोरिंग क्रिएट कर रखी, बोरिंग कहीं कहीं से भी ले रखी हो, लेकिन वो डेट तो है ही ना, देना तो पड़ेगा ही ना। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, देना तो पड़ेगा ही ना। आरबीआई से बोरो कर रखा है, अगेन देना पड़ेगा। अब ये कैपिटल रिसीट्स नॉन डेट वाले कौन से होते हैं? नॉन डेट ये है भाई लोन्स की तुम रिकवरी कर रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा है, लेकिन बस ये कि यहां पर एसेट की रिडक्शन हो रही है। जो तुमने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का शेयर बेचा, मालिकाना हक बेचा, या पूरा का पूरा उसको बेच डाला, तो इससे जो प्रोसीड्स का मतलब होता है जो रेवेन्यू की जो प्राप्ति होगी, अगेन उसकी वजह से कोई डेट तो क्रिएट नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर, कोई कर्जे की तलवार क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन अगेन एसेट की रिडक्शन हो रही है। बिकॉज दीज डू नॉट गिव राइज टू डेट, लेकिन एक लाइन आगे ऐड कर लेना, बट दे लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स, रिडक्शन इन एसेट्स। बताओ समझ में आया?
किसी को एक सिंगल परसेंट भी डाउट है तो पूछ लो ज़रा कि सर ऐसा क्यों होता है, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। कोई भी ऐसा डाउट है क्या किसी शब्द में या किसी अंडरस्टैंडिंग में? बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कि ना। पक्का? ठीक है। अब ये देख रहे हो ज़रा कितनी डिटेल में जाएगा मिस भाई, ये देखो हम जो ऊपर बार बार बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स की, जिसमें हम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, शाइनी देखो अब ये पूरा प्रॉपर समझाएगा कि टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, फीस, फाइन्स, एसशीट, स्पेशल असेसमेंट, एक्सटर्नल ग्रांट एंड एड्स, इन सब का मतलब क्या होता है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी देगा हमें प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस फंसते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर कि अमंग द फॉलोइंग ये कौन सा कैपिटल रिसीट का पार्ट है या फिर क्यों है। ठीक है, देखेंगे हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।